दोस्तों, जब भी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होती है तो दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इनकी लाइफ कितनी लैविश होगी। ऐसे ही हमारे भारत के एक बड़े बिजनेसमैन हुए हैं जिनको उनकी लैविश लाइफस्टाइल की वजह से नहीं बल्कि अपने सादे जीवन की वजह से जाना जाता था, जिनको गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज ग्रुप के फाउंडर जमुना लाल बजाज की, जो थे तो बहुत ही गरीब परिवार से, पर अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर तैयार कर दिया। पर कैसे इतने गरीब परिवार का बेटा बना इतना बड़ा बिजनेसमैन? कैसे हुए वो गांधी जी के इतना करीब? चलिए दोस्तों, आज जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी जमुना लाल बजाज के बारे में। दोस्तों, आज जिस बजाज ग्रुप को पूरी दुनिया जानती है वो पहले कभी इतना फेमस नहीं था। उसको आज यहाँ तक ले जाने में जमुना लाल बजाज का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जमुना लाल बजाज का ये फैमिली बिजनेस नहीं था। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको आज जमुना लाल बजाज के बारे में। जमुना लाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को राजस्थान की जयपुर रियासत के सीकर में काशी का बास में एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता कनीराम एक गरीब किसान और माता बिरदीबाई हाउसवाइफ थी, लेकिन जमुना लाल की किस्मत ने उनके बचपन में कुछ ऐसी करवट ली कि उनकी जिंदगी बदल गई। बचपन में जमुना लाल एक दिन अपने घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान रास्ते से गुजरते हुए महाराष्ट्र के वर्धा के सेठ बच्छराज यानी कि बजाज ने उन्हें देखा। उनको जमुना लाल बहुत पसंद आए और उन्होंने जमुना लाल को गोद लेने का फैसला किया। जब जमुना लाल को गोद लिया गया उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी। इसके बाद सेठ बच्छराज यानी कि बजाज और उनकी पत्नी सादीबाई बच्छराज ने जमुना लाल को पोते के रूप में अपनाया। ये लोग राजस्थान के बहुत ही अमीर थे, लेकिन बाद में वर्धा महाराष्ट्र में बस गए थे। सेठ बच्छराज यानी कि बजाज ब्रिटिश राज में एक प्रसिद्ध और सम्मानित व्यापारी थे। इस तरह गरीब किसान का बेटा जमुना लाल सेठ जमुना लाल बजाज बन गया। हालांकि जमुना लाल को इस अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हमेशा से एक आम जिंदगी जीते रहे। जमुना लाल के वक्त भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए जमुना लाल जब 13 साल के हुए तभी उनकी शादी 9 साल की जानकी से कर दी गई। आपको बता दें कि सिर्फ 17 साल की उम्र में जमुना लाल बजाज ने अपने परिवार का बिजनेस संभाल लिया था। 1920 के दशक में जमुना लाल बजाज ने अपने बिजनेस को इस कदर बढ़ाया कि आज बजाज ग्रुप को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। जमुना लाल ने अपनी इस फैमिली बिजनेस में अपनी शुगर मिल के जरिए शुरुआत की थी। इसके बाद जमुना लाल ने एक के बाद एक कई कंपनियों की स्थापना की थी, जो आगे चलकर बजाज से मुंह कहलाया। और आज हम सभी जानते हैं कि बजाज ग्रुप भारत के लीडिंग बिजनेसेस हाउस में से एक है। हालांकि जमुना लाल ने अपने परिवार का बिजनेस संभाल लिया था, लेकिन उन्हें कभी इस बिजनेस से लगाव नहीं रहा। उनके मन में हमेशा से कुछ और था। जमुना लाल को हमेशा से आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तलाश थी और वो किसी सच्चे कर्मयोगी गुरु की तलाश में भटक रहे थे। अपनी इसी तलाश को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले वो मदन मोहन मालवीय से मिले। उसके बाद वो कुछ समय तक रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ भी रहे। साथ में वो कई साधु और धर्मगुरुओं से भी जाकर मिले। अपनी इस तलाश में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जमुना लाल स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ते गए। 1906 में जब बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी पत्रिका यानी कि मैगजीन केसरी का हिंदी एडिशन निकालने के लिए एडवर्टीजमेंट दी, तो जमुना लाल ने 1 रुपया रोजाना के हिसाब से मिलने वाले जेब खर्च से जमा किए गए 100 रुपए तिलक को जाकर दे दिए। इन दिनों जमुना लाल अक्सर महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए जा रहे सत्याग्रह की खबरों को पढ़ते और उनसे बहुत प्रभावित होते। 1915 में भारत वापस लौटने के बाद जब गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम बनाया, तब जमुना लाल कई बार कुछ दिनों के लिए वहां जाते और वहां रहकर गांधी जी की कार्य प्रणाली यानी कि मेथडोलॉजी और उनके व्यक्तित्व मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी को भी समझने की कोशिश करते रहे। गांधी जी में उन्हें संत रामदास के उस वचन की झलक मिली कि उसी को अपना गुरु मानकर शीश नवाओ जिसकी कथनी और करनी एक हो। और गांधी जी उन्हें वो लगे जिनकी कथनी और करनी एक थी, और तब उन्होंने गांधी जी को अपना गुरु बनाने का सोचा। गांधी जी ग्रुप में जमुना लाल को अपना गुरु मिल चुका था और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गांधी जी के लिए समर्पित कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जमुना लाल बजाज गांधी जी से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के दौरान गांधी जी के सामने एक अजीब शर्त रख दी थी। इस अधिवेशन के दौरान ही जमुना लाल ने गांधी जी से कहा कि वो उनका 5वां बेटा बनना चाहते हैं और उन्हें अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहते हैं। शुरुआत में तो गांधी जी को उनके इस अजीब से प्रपोजल को सुनकर अजीब लगा, लेकिन बाद में उन्होंने जमुना लाल को अपना 5वां बेटा मान लिया और इस तरह से उस दिन के बाद ही जमुना लाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। जमुना लाल अक्सर गांधी जी को वर्धा बुलाया करते थे।
आपको बता दें कि जमनालाल गांधी जी से अक्सर ये बात कहा करते थे कि गांधी जी अपना आश्रम वर्धा में आकर बनाए। जमनालाल ने गांधी जी से कहा था कि वहां पर वो पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे। उनके बहुत कहने पर गांधी जी ने अपनी जगह 1921 में विनोबा भावे को वर्धा भेजा और कहा कि जाकर वहां के सत्याग्रह आश्रम की जिम्मेदारी संभालें। विनोबा पूरे बजाज परिवार के कुलगुरु की तरह वहां जा बसे। विनोबा और जमनालाल बजाज के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। आपको बता दें कि वर्धा में फ्रीडम मूवमेंट का सेंटर बनाने के लिए जमनालाल ने अपनी ओर से 20 एकड़ जमीन भी दान की थी। वर्धा में सेवाग्राम जमनालाल बजाज की ही देन है। गांधी जी से जुड़ने के बाद ही जमनालाल बजाज खुलकर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए थे। उन्होंने गांधी जी की हर तरह से मदद की थी। जमनालाल 1921 में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह, 1929 में साइमन कमीशन का बहिष्कार, 1930 में दांडी यात्रा, 1941 में एंटी वॉर कैंपेन और भी कई तरह के आंदोलनों में जमनालाल पूरी तरह से एक्टिव रहे। यहां तक कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जमनालाल बजाज को भी 2 साल के लिए नासिक सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। गांधी जी खुद भी जमनालाल बजाज को बहुत पसंद करते थे। खुद महात्मा गांधी ने एक बार उनके योगदान का जिक्र करते हुए कहा था, मैं कोई काम नहीं कर सकता था अगर जमनालाल बजाज की ओर से तन मन और धन से सहयोग ना मिला होता तो। दोस्तों, जमनालाल बजाज ने देश के लिए और देश की आज़ादी दिलाने में बहुत ही सहयोग किया। इतना पैसा होने के बाद भी वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जमनालाल बजाज ने देश के लिए क्या क्या किया। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के बाद जमनालाल ने 1939 में जयपुर सत्याग्रह में लीडरशिप की भूमिका निभाई। बिजौलिया और सीकर में भी उन्होंने क्रांति के बारे में लोगों को जगाया। जमनालाल गांधी सेवा संघ के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया खद्दर बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। जमनालाल का मानना था कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए वर्धा में महिला आश्रम और अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता के महानायकों में से एक रहे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद उनके नाम पर ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल फंड बनाया गया था। इसमें जमनालाल बजाज ने उस समय 1 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दान की थी। इस राशि का इस्तेमाल देश भर में खादी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया था। वहीं आपको बता दें कि करीब 20 सालों तक जमनालाल बजाज कांग्रेस के एक फाइनेंसर की तरह रहे थे। ऐसा नहीं है कि जमनालाल बजाज ने सिर्फ गांधी जी और कांग्रेस की मदद की, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार को भी आर्थिक सहयोग दिया था, जिसके बाद उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया। इसके साथ ही जब उन्होंने वॉर फंड में पैसा दिया तो उन्हें राय बहादुर की उपाधि यानी कि टाइटल से सम्मानित किया गया। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की मदद करनी बंद कर दी। साथ ही 1921 में जब वो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़े, तब उन्होंने अपनी राय बहादुर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस लौटा दी। और अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हुए जमनालाल बजाज ने बंदूक और रिवॉल्वर जमा कराते हुए अपना लाइसेंस भी वापस कर दिया। उसके बाद जमनालाल बजाज ने अंग्रेजी हुकूमत का खुलकर विरोध किया। वहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर की कीमती और रेशमी कपड़ों को बैलगाड़ी से लदवा कर शहर के बीचों बीच उसकी होली जलवाई। इसके साथ ही उनकी पत्नी जानकी देवी ने भी सोने और चांदी से जड़े हुए अपने कपड़ों को आग के हवाले कर दिया और दोनों ने पूरी जिंदगी खादी पहनने का तय किया। इसके साथ ही जमनालाल बजाज ने अपने घर से पर्दा प्रथा को खत्म किया। इसके अलावा उन्होंने छुआछूत को भी खत्म करने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि जिस समय छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, उस वक्त उन्होंने अपने परिवार के स्वामित्व वाले मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोले। उस समय मंदिर भारत में ऐसा करने वाला पहला मंदिर था। जमनालाल बजाज हमेशा से सिर्फ सहयोग करने में ही आगे रहे। उन्होंने कभी किसी पोस्ट की इच्छा नहीं जताई। यहाँ तक कि जब 1935 के अधिनियम के तहत जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो जमनालाल ने इसका खुलकर विरोध किया था। कांग्रेस के इस निर्णय से जमनालाल कभी खुश नहीं थे। 1937-38 में हरिपुरा में उन्हीं को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की सहमति हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी से कहा कि यूरोप से लौटे सुभाष बाबू को सम्मान और मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें 11 फरवरी 1942 को अपने दिमाग की नस फट जाने की वजह से जमनालाल बजाज ने अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जमनालाल बजाज के देश के लिए किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 1970 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
इसके साथ ही उनकी याद में उनके द्वारा किए गए सोशल काम की वजह से उनके नाम पर जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।